हेलो एवरीवन, गुड मॉर्निंग। आज हम लोग जो है असाइनमेंट की बात करते हैं। आज का अपना टॉपिक ये है कि असाइनमेंट और इसका इम्पोर्टेंस क्या है और इसकी ज़रूरत क्या है। तो जैसा कि हम लोग जान रहे हैं, अभी जो है सेशन 2020-21 इसमें जो है आपका टोटल अभी जो एजुकेशन है आपका वो असाइनमेंट बेसिस पे ही ऑनलाइन क्लासेस के माध्यम से चल रहा है। तो जैसा कि आप लोग को जानकारी है कि अभी स्कूल कब खुलेगा इसकी कोई गारंटी नहीं है, कब जो है प्रॉपर क्लासेस लगेंगी, जिसके बेस पे CGBSC जो बोर्ड है उसने डिसाइड किया है कि टोटल एवरी मंथ जो है आपको असाइनमेंट दिया जाएगा जो आपके 2020 मार्क्स के होंगे। अब क्या है, कई बच्चे जो है असाइनमेंट पर फोकस नहीं कर रहे हैं या असाइनमेंट को कंप्लीट करके स्कूल में सबमिट नहीं कर रहे हैं या फिर उसको लाइटली ले रहे हैं। तो आज का जो हमारा वीडियो बनाने का या क्लास लेने का जो हमारा पर्पस है वो यही है कि अवेयरनेस यानी इसके बारे में आप लोगों को जागरूक किया जाए कि एक्चुअल में असाइनमेंट है क्या और क्यों ये हमारे लिए ज़रूरी है। अगर हम इसको टाइम पे कंप्लीट नहीं करते हैं तो हमारे लिए क्या लॉसेज है, क्या घाटा है। तो सबसे पहला चीज़ जब हम बात करते हैं असाइनमेंट की, तो जैसा कि ये सबसे पहले याद रखिएगा, स्पेशली क्लास 12th और 10th जो बोर्ड क्लासेज है, हालांकि 9 से 12 तक चल रहा, बट स्पेशली क्लास 10th एंड 12th, इससे इन दोनों क्लासेस की एवरी मंथ जो है बोर्ड द्वारा आपको कुछ क्वेश्चन सब सब्जेक्ट के दिए जा रहे हैं। असाइनमेंट के बेसिस पे 2020 मार्क्स के 5 क्वेश्चन दिए जा रहे हैं। अब हो ये रहा है कि जैसे ये सितंबर से स्टार्ट हुआ है, सितंबर से फरवरी तक टोटल होते हैं अपने 6 मंथ। 6 मंथ में टोटल नंबर ऑफ असाइनमेंट अपना जो है वो भी आएगा आपका 6। अब बात करता है कि असाइनमेंट है क्या, तो एक्चुअल में असाइनमेंट जो है वो एक तरह का आप बोल सकते हैं आपका दिया गया होमवर्क है या प्रोजेक्ट वर्क है, जिसको हम एक तरीके से समझ सकते हैं प्रोजेक्ट वर्क है। इसमें आपको 5 क्वेश्चन दिए जा रहे हैं एवरी सब्जेक्ट के। इस सब्जेक्ट 5 क्वेश्चंस और 4 मार्क्स। ईच क्वेश्चंस है 4 मार्क्स, तो 4 इंटू 20, तो 20 मार्क्स के ये आपके क्वेश्चंस दिए जा रहे हैं आपको। अब टोटल नंबर ऑफ असाइनमेंट है आपके 6। तो बोर्ड ने ये डिसाइड किया या बोर्ड ने ये जो है आपको निर्देश दिया या उसने कि किसी भी बच्चे का लगभग 70%, मैक्सिमम मिनिमम उसने बोल दिया कि 70% असाइनमेंट जो है वो कंपलसरी है सभी बच्चों के लिए, यानी कम से कम 70% असाइनमेंट उसके सबमिट होने चाहिए। कि कहाँ, जहाँ भी जिस स्कूल में भी वो अपना स्टडी कर रहा वहाँ पर 70% कहने का मतलब ये है कि टोटल अगर सितंबर से फरवरी तक ये आपके 6 असाइनमेंट होते हैं तो 6 में से मिनिमम जो है आपके 4 असाइनमेंट्स ये जो है आपके कंप्लीट होने चाहिए। ये हमको कंप्लीट करने हैं और सबमिट करने हैं मिनिमम, मतलब इतना तो हमको करना ही है, लेकिन सबसे अच्छा है कि आप पूरे कीजिए। ठीक, अब बात करते हैं मार्किंग कैसे होगी। ये तो हुआ कि ज़रूरी क्यों है। तो देखिए, सबसे पहला जिसका अगर हम नहीं करते हैं मान लीजिए या फिर हमारा नहीं हो पा रहा किसी भी रीज़न से, तो ऐसे केस में हमको लॉसेस क्या है, तो लॉसेस अपना ये है कि अगर आपके 4 असाइनमेंट से कम असाइनमेंट सबमिट हुए या आपने 4 से कम असाइनमेंट सबमिट किया या नहीं किया, मान लीजिए किया ही नहीं, तो ऐसे केस में बोर्ड एग्ज़ाम में आपको अपीयर ही नहीं किया जाएगा, यानी आपका जो है बोर्ड एग्ज़ाम में बैठने की पात्रता ही आपको नहीं मिलेगी। तो इसलिए सबसे इम्पोर्टेंट चीज़ यही है कि इसमें आपको मैक्सिमम जो है 70% असाइनमेंट आपको स्कूल में कंप्लीट ही करना है,
तब आपको बोर्ड एग्ज़ाम में बैठने दिया जाएगा। यानी आप जो है बोर्ड एग्ज़ाम देने के लिए जो है वो क्वालिफाइड होंगे, अदरवाइज आपको डिसक्वालीफाइड कर दिया जाएगा। अब ये तो हुआ काम। अब दूसरी बात है कि बोर्ड एग्ज़ाम में मार्किंग पैटर्न, तो कैसे मार्किंग की जाएगी आपकी, कैसे नंबरिंग की जाएगी। तो मार्किंग क्या होगा, अंकन क्या होगा, कैसे आपका वैल्यूएशन होगा यानी मूल्यांकन होगा। तो मूल्यांकन जो है वो सिंपल, देखिए क्या है, चूँकि आप जान रहे हैं कि प्रॉपर क्लासेस नहीं लग पा रही हैं, इसलिए बोर्ड ने ये डिसाइड किया है कि जो आपको असाइनमेंट दिए जा रहे हैं, ये असाइनमेंट आपके एवरी मंथ 20 मार्क्स के इस सब्जेक्ट के एग्ज़ाम दिए जा रहे हैं। अब इसका 30%, मतलब जितने भी असाइनमेंट आप सबमिट करेंगे उसका 30% मार्क्स जो है आपका एनुअल एग्ज़ाम में काउंट हो जाएगा। दैट मीन्स ये है कि जैसे आपका 100% का ये जो एनुअल एग्ज़ाम हो रहा था, तो 100% में 30% आपका ये इंटरनल मार्क्स मिलेगा। इंटरनल, तो इंटरनल मार्क्स आपको कैसे मिलेगा, तो इंटरनल मार्क्स मिलेगा आपको इसी असाइनमेंट के बेसिस पे, आपको 30% इंटरनल मार्क्स मिलेगा। अब बात करते हैं 70% की। तो ये 70% में जो प्रैक्टिकली सब्जेक्ट हैं वो हूबहू वैसे ही प्रैक्टिकल्स के कनेक्ट होंगे और बाकी का थ्योरी का होगा। तो 30% ये जो है इंटरनल मार्क्स आपको असाइनमेंट के बेसिस पे मिलेंगे। अब मैं थोड़ा सा आपको ये बताता हूँ कि अगर मान लीजिए आपने अपना असाइनमेंट प्रॉपरली कंप्लीट किया तो आपको क्या बेनिफिट है या इसमें क्या आपको सुविधा हो जाएगी। तो यहाँ से समझिएगा, टोटल जो है 6 आपने असाइनमेंट कंप्लीट किए, 1 सब्जेक्ट की बात हो रही है, ये ओनली 1 सब्जेक्ट। आपने 6 असाइनमेंट कंप्लीट किया, ईच असाइनमेंट्स हैव 20 मार्क्स और एक असाइनमेंट जो है आपका 20 मार्क्स का है। तो आपने 6 जब असाइनमेंट कंप्लीट कर लिया, मतलब ये आपका 120 मार्क्स का। अब 120 मार्क्स में आपने अगर 120 मार्क्स ऑब्टेन किया है, कैसे ऑब्टेन करना वो भी मैं बताऊंगा आपको। तो 120 मार्क्स का 30%, दैट मीन्स 36। तो आपको 100 में 36 मार्क्स जो है ऑलरेडी मिल रहा है। कहाँ से, इंटरनल मार्क्स यानी असाइनमेंट के थ्रू। तो इससे जो है आपका 36 मार्क्स के लिए ही असाइनमेंट बना है। और जैसे ही आप असाइनमेंट कम करेंगे या फिर सबमिट नहीं करेंगे, तो पहला चीज़ तो आप सबमिट नहीं करोगे तो आप बैठ ही नहीं पाओगे एग्ज़ाम में। और सपोज़ आपने मिनिमम 4 ही किया, अब 4 में 20 मार्क्स का है 80, और वो भी कोई ज़रूरी नहीं है कि आपको सभी में 20-20 ही ऑप्टेन हो या 20-20 मिल जाए। तो 80 का आप जब 30% कैलकुलेट करोगे तो ये आता है 24। तो ये इतने का डिफरेंस आ गया आपका। तो केवल आपको क्या करना है, घर में प्रॉपर बुक है आपके पास और भी तमाम तरह के वीडियोस हैं, ऑनलाइन क्लासेस हैं, उसके माध्यम से जो भी आपने स्टडी किया है, तो दिए गए क्वेश्चन को, जो असाइनमेंट में क्वेश्चन दिए उसको प्रॉपर तरीके से राइटअप कीजिए। अब राइट करने में कुछ जो बच्चे मिस्टेक कर रहे हैं वो बता रहा हूँ। देखिए, सबसे पहले न्यूमेरिकल प्रॉब्लम है उसको हम सिस्टमैटिक सॉल्व करेंगे। फिर कुछ जो जितने मार्क्स के क्वेश्चन है, अगर शॉर्ट मार्क्स का क्वेश्चन है तो उसके साथ अगर डायग्राम है, डायग्राम पूछ रहा क्वेश्चन में तो आपको डायग्राम लिखना है, क्वेश्चन नंबर देन आंसर नंबर प्रॉपरली राइटअप करना है। कई बार क्वेश्चन नंबर और आंसर नंबर बच्चे नहीं लिख रहे हैं, किसी में डायग्राम नहीं बना रहे हैं, तो इस तरह की मिस्टेक्स ना करें। ओके, अब हम लोग बात करते हैं अक्टूबर मंथ का जो केमिस्ट्री का असाइनमेंट है उसके कुछ क्वेश्चंस हैं। तो उस क्वेश्चंस को हम देखते हैं, उसमें से कुछ क्वेश्चन के बारे में जो न्यूमेरिकल क्वेश्चन है उसको मैं आप लोग को एक्सप्लेन कर रहा हूँ। मंथ अक्टूबर केमिस्ट्री असाइनमेंट क्लास 12th, ये क्लास 12th के केमिस्ट्री असाइनमेंट की बात कर रहे हैं। जैसा कि इसमें देखिए 5 क्वेश्चंस हैं अपने पास। तो ये 5 क्वेश्चंस में जो पहला क्वेश्चन है आपके, एक्सप्लेन द रेट डिटरमाइनिंग स्टेप।
एंड व्हाट इज द एनर्जी बैरियर एक्सप्लेन विथ डायग्राम। अब मैं इस क्वेश्चन को क्यों बता रहा हूँ या क्यों मैं इस पर वीडियो बना रहा हूँ, तो एक्चुअल में ये जो है मिस्टेक है CGBSC यानी छत्तीसगढ़ माध्यमिक शिक्षा मंडल का, ये एक बहुत बड़ा मिस्टेक है, क्योंकि उन्होंने जो 40% सिलेबस को कट किया उस 40% में ये क्वेश्चन भी कट हो गया, जिसकी वजह से इस चैप्टर में हमने इस टॉपिक्स को नहीं पढ़ाया। इस चैप्टर को हम लोग कंप्लीट कर चुके हैं, जिसमें हमने इस टॉपिक को नहीं पढ़ाया था, क्योंकि जो 40% सिलेबस हमारा कम हुआ है उस सिलेबस में ये पॉइंट जो है दोनों अपने कट हो गए थे। अब उसको चूंकि असाइनमेंट में दिया गया है, इसलिए मैं इस पर वीडियो बना रहा हूँ और इसके बारे में आपको बता रहा हूँ। तो पहला क्वेश्चन अपना एक्सप्लेन रेट डिटरमाइनिंग स्टेप, जिसको हम बोलते हैं कि दर निर्धारक पद क्या है। इसी को क्वेश्चन दिया है, दर निर्धारक पद। तो जैसा कि हम लोग पढ़े थे अभिक्रिया की कोटि में, अभिक्रिया की दर, तो प्रथम कोटि, द्वितीय कोटि, जीरो कोटि, तृतीय कोटि, ये सब हमने पढ़ा था, फर्स्ट ऑर्डर, सेकेंड ऑर्डर, थर्ड ऑर्डर। तो वह कैसे डिसाइड होता है, क्या होता है कि दर निर्धारक पद क्या है या रेट डिटरमाइनिंग स्टेप किसको बोलते हैं। तो एक कॉम्प्लेक्स रिएक्शन इन्वॉल्व ए लार्ज नंबर ऑफ एलिमेंट्री स्टेप्स, द रेट प्लेस एट द स्लोवेस्ट रेट। मतलब कोई भी एक जटिल रासायनिक अभिक्रिया जिसमें कई एलिमेंट्री स्टेप्स होंगे, यानी लार्ज नंबर ऑफ स्टेप्स, यानी 2-3 स्टेप में अगर कोई रासायनिक अभिक्रिया जो है वो कंप्लीट होती है, सो द रेट प्लेस, तो दर जो है निर्धारक पद किसको कहेंगे, तो द रेट प्लेस एट द स्लोवेस्ट रेट। तो जो रासायनिक अभिक्रिया में केमिकल अभिक्रिया यानी रासायनिक अभिक्रिया जो है वो बहुत धीमी गति से होगी या सबसे धीमी गति से होगी, वही उसका रेट निर्धारक पद कहलाएगा, स्लोवेस्ट रेट। तो यहाँ पर जैसे हम लोग देखते हैं एग्जाम्पल के लिए, ये आपका नाइट्रोजन पेंटाऑक्साइड डिकम्पोज व्हेन वी हीट नाइट्रोजन पेंटाऑक्साइड, इट्स कन्वर्टेड N2O4 नाइट्रोजन टेट्राऑक्साइड एंड फॉर्म ए नोसेंट ऑक्सीजन। तो ये फर्स्ट स्टेप में हुआ। सेकेंड इसका एलिमेंट्री स्टेप, इट्स नोसेंट ऑक्सीजन आर कंबाइंड फॉर्म ऑक्सीजन गैस। तो फर्स्ट वाला जो है आपका नाइट्रोजन पेंटाऑक्साइड डिकम्पोजिशन, ये स्लोवेस्ट रिएक्शन है यानी स्लो रिएक्शन है, जबकि आपका नोसेंट ऑक्सीजन जो है ऑक्सीजन गैस में या ऑक्सीजन मॉलिक्यूल्स में कन्वर्ट हो रहा है, ये आपका फास्ट रिएक्शन है। तो रेट ऑफ डिटरमाइनिंग या रेट डिटरमाइनिंग स्टेप इज इक्वल टू, अब यहाँ पर देखिएगा यहाँ नंबर ऑफ ऑर्डर्स क्या है, तो ये 1 है, तो ये इसका आपका आएगा फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन। और इसी को हम, ये जो है किसी रासायनिक अभिक्रिया के यानी उस जटिल रासायनिक अभिक्रिया के दर को निर्धारित करेगा। तो कौन करेगा, जो अभिक्रिया सबसे धीमी गति से संपन्न होगी। यही आपका पहला रेट डिटरमाइनिंग स्टेप। हम बात करते हैं सेकेंड क्वेश्चन जो है अपना, व्हाट इज एनर्जी बैरियर एंड एक्सप्लेन विद द डायग्राम। तो एनर्जी बैरियर इसी को बोलते हैं ऊर्जा अवरोधक या ऊर्जा अवरोध। अवरोध मतलब होता है रुकावट, अवरोध मतलब होता है रुकावट। तो बोलता है द मिनिमम अमाउंट ऑफ एनर्जी, यानी ऊर्जा की सबसे कम मात्रा, द मिनिमम अमाउंट ऑफ एनर्जी विच द मॉलिक्यूल्स ऑफ रिएक्टेंट आफ्टर क्रॉसिंग गेट कन्वर्टेड इनटू द प्रोडक्ट इज कॉल्ड एनर्जी बैरियर। माने ऊर्जा अवरोध, ऊर्जा की वह कम से कम मात्रा है जिसे रिएक्टेंट यानी अभिकारक के अणुओं को प्राप्त करना पड़ता है ताकि वह प्रोडक्ट में परिवर्तित हो सके। यानी कहने का मतलब ये है कि जब तक अभिकारक के अणुओं के पास, अभिकारक के अणु जो है बार बार एक दूसरे से टकराएंगे, जब आपस में वो कोलाइड करेंगे यानी टकराएंगे, तो उसका काइनेटिक एनर्जी बढ़ेगा, उसकी गतिज ऊर्जा बढ़ेगी और ऊर्जा की मात्रा एक निश्चित लेवल तक पहुंचती है, जिसको हम बोलते हैं EA, जिसको हम बोलते हैं संक्रियण ऊर्जा या इसी को बोलते हैं एक्टिवेशन एनर्जी। एक्टिवेशन
एनर्जी EA। तो जब ये आपस में कोलाइड करेंगे तो एनर्जी कंटिन्यूसली इसकी इंक्रीज होगी और एक लेवल पर वह एनर्जी पहुंच जाएगी कहाँ, एक्टिवेशन एनर्जी के पास। और जब वो एक्टिवेशन एनर्जी के पास पहुंच जाएगी, सो दिस मिनिमम अमाउंट ऑफ एनर्जी विच द मॉलिक्यूल्स ऑफ रिएक्टेंट आफ्टर क्रॉसिंग गेट, ये अब ये क्रॉस लगा हुआ है, ये बैरियर है, तो यही जो है आपका उसके बाद ही जब वहाँ तक पहुँचेगा एक्टिवेशन एनर्जी तक, उसके बाद वो क्रॉस करके प्रोडक्ट में कन्वर्ट होगा। जब हम ग्राफ की बात करते हैं तो वी प्लॉट ए ग्राफ बिटवीन एनर्जी एंड द रेट, ये रेट और एनर्जी के बीच में, यानी हम जब ग्राफ प्लॉट करते हैं तो ये ईजी एनर्जी ऑफ रिएक्टेंट, तो ये ईजी जो है वो होता क्या है, ये ईजी से हम बोलते किसको हैं, तो ईजी मतलब एनर्जी इन ग्राउंड स्टेट। तो इनिशियल पोजीशन में यानी ग्राउंड स्टेट में इसकी एनर्जी यहाँ से स्टार्ट होगी और कंटिन्यूसली इसके पार्टिकल्स यानी मॉलिक्यूल्स जो है पार्टिकल्स आपस में कोलाइड करेंगे यानी टकराएंगे, टकराने के बाद एनर्जी इंक्रीज होती है और यही इंक्रीज होकर के एनर्जी जो है वो आपका एक्टिवेशन एनर्जी EA तक पहुंचती है और उसके बाद फिर ये एनर्जी जो है वो डिक्रीज होती है क्योंकि ये प्रोडक्ट में कन्वर्ट हो जाता है। तो यही मिनिमम एनर्जी रिक्वायर्ड एनर्जी आपकी कहलाती है एनर्जी बैरियर। ये है इसका फर्स्ट क्वेश्चन। अब इसी में सेकंड क्वेश्चन एक न्यूमेरिकल्स है जो फर्स्ट ऑर्डर से रिलेटेड है, इसको भी हम देख लेते हैं। जो सेकंड क्वेश्चन है आपका जीरो ऑर्डर रिलेटेड है, जीरो ऑर्डर ऑफ रिएक्शन से, तो वो आपके ऑलरेडी मेरे वीडियोस में आपको मैं लिंक शेयर कर दूंगा, उसमें आप देख लीजिएगा। थर्ड क्वेश्चन जो है और फोर्थ और फिफ्थ क्वेश्चन को मैं इस वीडियो में क्लियर नहीं कर रहा हूँ, उसका रीज़न ये है कि वो ईजिली बुक में दिया हुआ और थ्योरिकल है टोटल, उसको पढ़िएगा। ये हम थर्ड क्वेश्चन को देखते हैं, बोलता है फर्स्ट वाला क्वेश्चन न्यूमेरिकल है, इसको बाद में देखते हैं। पहले एक क्वेश्चन है मिल्क कोगुलेट्स व्हेन द एसिड इज एडेड व्हाई, यानी दूध में जब हम खटाई डालते हैं तो क्या होता है, यानी दूध में किसी तरह का कोई खट्टा पदार्थ अगर डाल दिया जाए, खटाई डाल दिया जाए तो क्या होगा। सो मिल्क इज एन इमल्सन ऑफ फैट्स डिस्पोज्ड इन वाटर। मिल्क एक्चुअल में दूध है क्या, तो दूध आपका इमल्सन ऑफ फैट्स, वसा का इमल्सन है, ठीक है। मिल्क इज एन इमल्सन ऑफ फैट्स डिस्पोज्ड इन वाटर एंड एल्ब्यूमिन एंड कैसीन। तो ये एल्ब्यूमिन और कैसीन ये दोनों जो है आपके एक तरह के आपके प्रोडक्ट हैं या सब्सटेंस हैं जो आपके मिल्क में प्रेजेंट होते हैं। तो जब हम इमल्सन ऑफ फैट्स यानी फैट्स का और वाटर का घोल होता है एक तरह से, जब उसमें वाटर में उसको घोला जाता है तो ये जो है फैट्स ये आपका जो है चारों साइड में इकट्ठा होने लगता है यानी चिपचिपा पदार्थ, उसी को बोलते हैं हम एल्ब्यूमिन और कैसीन आर द इमल्सिफायर, ये दोनों जो है इमल्सिफायर है। व्हेन द एडेड ऑफ एसिड, अब अगर दूध में मान लीजिए एसिड हम डाल देते हैं या ऐड करते हैं, सो डिस्ट्रॉय ऑफ इमल्सिफायर, तो ये जो इमल्सिफायर है जो उसमें घुला हुआ घोल यानी जो था यानी आपका प्रक्षिप्त प्रवस्था, ये प्रवस्था होगा और ये प्रक्षेपण माध्यम होगा। तो यहाँ पास यानी डिस्पर्स्ड इन वाटर, सो एल्ब्यूमिन एंड द कैसीन आर इमल्सिफायर्स, मतलब ये जो है घुले होते हैं और ये दोनों मिलकर के फैट बनाते हैं जो वाटर का डिस्पर्स्ड होता है। अब जब इसमें कोई भी एसिड या खट्टा पदार्थ डाल देते हैं, सो डिस्ट्रॉय द इमल्सिफायर, तो ये जो इमल्सिफायर है दोनों कैसीन और एल्ब्यूमिन ये इसको क्या कर देता है, डिस्ट्रॉय करता है और तोड़ देता है। सो हिंस द मिल्क गेट कॉन्जुलेटेड, तो मिल्क जो है वो क्या हो जाएगा, स्कंदन यानी उसमें जो है एक तरह से प्रिसिपिटेट पीपीटी जिसको हम बोलते हैं, यानी ये आपका स्कंदित हो जाएगा, यानी नीचे जाकर के तली में बैठ जाएगा, यानी दूध का फटना, जो दूध का फटना होता है वही है आपका इमल्सिफायर्स जो इसमें रहेंगे एल्ब्यूमिन और कैसीन, जो उसके मॉलिक्यूल्स को एक दूसरे को जोड़े रखते हैं फैट्स को, वो आपका फैट्स क्या होता है फटने लगता है, वही आपका कहलाता है स्कंदन। अब हम बात करते हैं क्वेश्चन नंबर फर्स्ट इसके न्यूमेरिकल्स की, तो आइएगा यहाँ पढ़ते हैं आंसर क्वेश्चन नंबर थर्ड फर्स्ट
बोलता है हाफ लाइफ पीरियड ऑफ फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन, विच टाइप ऑफ ऑर्डर ऑफ रिएक्शन, फर्स्ट ऑर्डर ऑफ रिएक्शन. So we know that first order of reaction T equal 2.303 upon K log A upon A minus X. ये आपका फॉर्मूला होता है किसके लिए, फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन का कंप्लीटेशन टाइम. सो यहाँ बोला है द हाफ लाइफ पीरियड ऑफ फर्स्ट ऑर्डर ऑफ रिएक्शन T इक्वल 15, मतलब फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन आपका T हाफ इज गिवन कितना भाई, 15 मिनट्स. सो कैलकुलेट द टाइम कंप्लीटेशन फॉर 90%. 90% कंप्लीट होने में कितना टाइम लगेगा ये हमको कैलकुलेट करना है. अब यहाँ पास याद रखिए हमको टी हाफ गिवन है, तो यहाँ पास हम मालूम है हमको हाफ लाइफ पीरियड टी हाफ इक्वल 0.693 अपॉन के रेट कांस्टेंट है. सबसे पहले हम रेट कांस्टेंट कैलकुलेट करेंगे. सो के इक्वल 0.693 अपॉन टी हाफ. टी हाफ की वैल्यू हमारा 15, तो 15 से हम इसको डिवाइड करेंगे तो वी ऑब्टेन 0.0462. ये अपना आ जाएगा रेट कांस्टेंट ऑफ फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन. अब हमको इसी में कैलकुलेट क्या करना, तो अब यहाँ पास देखिएगा ये ए जो है, ए रिप्रेजेंट करता है मोलर कॉन्सेंट्रेशन ऑफ रिएक्टेंट. तो जब यहाँ परसेंट में गिवन है 90% कंप्लीट हो रहा, तो इनिशियल केस में ऑलवेज होगा 100%. कंप्लीट कितना हो गया 90%. सो रिमेन ए माइनस एक्स, दैट मीन्स कॉन्सेंट्रेशन ऑफ रिएक्टेंट, रिमेन कॉन्सेंट्रेशन ऑफ रिएक्टेंट. तो 100 minus 90 is equal to 10%. Now the value of a minus x, putting in equation number first, ये आपका है equation number first. So we obtain t equal 2.303 upon k log a के प्लेस पे 100 अपॉन 100 minus 90, that means 10. So 0 0 cancel. So t equal 2.303 and the value of k is 0.0462 log 10. We know that log 10 is equal to 1. So t equal 2.303 upon 0.0462 into 1. So t यानी टाइम ऑफ रिक्वायर्ड फॉर द 90% कंप्लीटेशन, यानी ये आपका आ जाएगा 49.84 मिनट्स. ये क्वेश्चन पूछा था आपका. तो ये फर्स्ट ऑर्डर से रिलेटेड जो आपके न्यूमेरिकल प्रॉब्लम था वो है आपका फर्स्ट ऑर्डर ऑफ रिएक्शन का फॉर्मूला ये पुटअप किए. हाफ लाइफ पीरियड्स टी हाफ इक्वल, ये भी फॉर्मूला आपका 0.093 अपॉन के. इसको हमने फर्स्ट ऑर्डर वाला जो आपका वीडियो है उसकी लिंक भी मैं आपको डिस्क्रिप्शन में शेयर करूंगा. उसमें ये कैसे कैलकुलेट करते हैं, ये कैसे ऑब्टेन करते हैं वो आपको बता दूंगा. के इक्वल, तो के की वैल्यू गिवन है, सॉरी के, तो के का हमको निकालना है. ये रेट कांस्टेंट टी हाफ हमको गिवन है तो हमने ट्रांसफ़र किया. सो के इक्वल 0.693 अपॉन 15, तो ये आपको के की वैल्यू मिल गई. फिर आप के की वैल्यू को यहाँ पुटअप करोगे तो ये आपको टी 49.84 मिनट्स आ जाएगा. इसके बाद के जो दो क्वेश्चंस हैं ये सरफेस केमिस्ट्री से रिलेटेड और सिंपल क्वेश्चन है, बुक में इजीली इसका आंसर मिल जाएगा. तो प्रॉपरली आंसर राइट कीजिए. आई होप कि आप लोग सभी लोग इस जो ये असाइनमेंट है इसमें 20 मार्क्स के असाइनमेंट में फुल्ली 20 मार्क्स ऑब्टेन करेंगे. ओके, थैंक यू.